नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केशव पाराशर एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस कॉस्मोस के जरिए बीएससी के स्टूडेंट से मुखातिब हो रहा हूँ। और आज हम स्टार्टिंग करेंगे या शुरुआत में ये सिर्फ डिस्कस करेंगे कि सिलेबस या बीएससी के सिलेबस में और जो सीनियर के सिलेबस में क्या अंतर है या उसमें क्या डिफरेंस है, जिसको समझकर हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सीनियर तक हम दो बुक्स राजस्थान में और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही दो बुक्स पढ़ते आए हैं। एक जिसको आप फर्स्ट पार्ट कहते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट या दोनों प्रकार के केमिस्ट्री आती है। दूसरी प्रकार की बुक में ऑर्गेनिक से संबंधित चैप्टर्स होते हैं। जब हम बीएससी की बात करते हैं तो केमिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिनको हम क्रमशः इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल नाम से जानते हैं, या अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। अकार्बनिक ये सभी पार्ट जिनके अंदर आप कार्बन से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, या यूं कह सकता हूं कि कार्बन से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं होगी, वो कार्बनिक में है, कार्बन से संबंधित कार्बनिक में है। और जो रसायन के अनुप्रयोग या उनकी एप्लीकेशंस के रिलेटेड कोई बात या जिनमें डेरिवेशंस आप पढ़ते हैं, उनको आप फिजिकल केमिस्ट्री से जोड़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी दोनों के छात्रों के लिए हमारी कोचिंग प्रयासरत है कि उनको इस लॉकडाउन में अच्छी शिक्षा का फायदा हो सके। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए अपन पहले सिलेबस या उसके मार्क डिवाइडेशन को डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए तीनों के 3 पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगते हैं। पहला इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक का थ्योरी का पेपर और ऑर्गेनिक के थ्योरी के पेपर 33 या 33 मार्क्स के होते हैं, और फिजिकल के 34 मार्क्स के। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि इनका कुल या टोटल 100 है, प्लस 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। इसलिए इनके टोटल 150 मार्क्स का पेपर केमिस्ट्री में आता है। 33 और 33 डिवाइडेशन एज पर क्वेश्चन पेपर बात की जाए तो यहां पर बेसिकली सारा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड माना जाता है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में 9 क्वेश्चंस होते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसका मतलब टोटल मार्क्स हुए 9। बी पार्ट में 2 सब सेक्शंस डिवाइडेड है। एक सेक्शन में पर यूनिट से 1 क्वेश्चन और दूसरे में पर यूनिट में से 2 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। ऊपर वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इसका टोटल होगा 3। और नीचे की अगर बात करें तो पर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा अथवा में होता है, यानी आपको करना इसमें से एक ही है। तो अगर बात करें एक क्वेश्चन की तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहां होगा, तो 3 इसके, यानी 3 और 3 6 पर यूनिट 6 नंबर की
एक यूनिट बनेगी। 4 यूनिट होती हैं, 4 यूनिट के हिसाब से अगर बात की जाए तो 4 इंटू 6 24 मार्क्स का सेक्शन बी बैठता है या पार्ट बी होता है, और 9 मार्क्स का पार्ट ए होता है। टोटल आपका जो आता है वो 33 आता है। लेकिन फिजिकल वाले की बात की जाए तो वहां इन 10 क्वेश्चंस की अगर बात 9 क्वेश्चंस की बात की जाती है, उनकी जगह यहां पर 10 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन के हिसाब से इनके 10 मार्क्स का सेक्शन होता है, इसलिए इसको 34 मान लिया जाता है। ये तो हुआ मार्क्स डिवाइडेशन या जो कहूं सिंपल क्वेश्चंस को या पेपर को डिवाइड करने का तरीका। लेकिन इतने से ये समझ में नहीं आ सकता कि मार्क्स कैसे गेन किए जाएंगे, मार्क्स आएंगे कैसे, कितना पढ़ना है। क्योंकि अगर बोर्ड की बात की जाए तो बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे थे वो सभी, चाहे वो 90 प्लस वाला बच्चा हो चाहे 60 प्लस वाला बच्चा हो, वहां शॉर्ट तरीके से या टू द पॉइंट आंसर से मार्क्स आराम से प्राप्त किए जा सकते हैं। वहां सिलेबस भी लिमिटेड ही है। अगर मेरी दृष्टि से या किसी शिक्षक की दृष्टि से या व्याख्याता की दृष्टि से देखा जाए तो सीनियर की वनिष्ठ पर सिलेबस छोटा पीएससी में पड़ता है। क्योंकि अगर कोई पढ़ाने वाला लेक्चरर आपको सेलेक्टेड मैटर पढ़ाता है तो वहां नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा गेन होते हैं और मटेरियल बहुत कम होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करवाई गई है। आपको धन्यवाद करना चाहिए मनीष शर्मा जी को, मनीष मंगला जी का और कॉस्मोस क्लास का, जिन्होंने गंगापुर से सभी अच्छी और अनुभवी फैकल्टीज को एकत्रित करके ये ऑनलाइन का काम शुरू किया है। और जहां तक मैं समझता हूं सभी अनुभवी हैं और सभी को ये पता है कि कहां से मार्क्स आ सकते हैं बच्चे के, कहां से नंबर गेन किए जा सकते हैं। बात करते हैं कि कैसे सेलेक्टिव क्राइटेरिया से 80 नंबर आपको मिल सके। 9 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक मार्क्स के हैं, छोटे छोटे हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी है। वो आपकी आईक्यू लेवल पर या आपके इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करते हैं, कहीं से भी आप उसको बना सकते हैं, वहां से आप दे सकते हैं। बात आती है बड़े क्वेश्चंस की। अगर मैं 4 यूनिट की बात कर रहा हूं या 4 यूनिट्स की बात कर रहा हूं, उन 4 यूनिट्स में से किसी में भी 2 चैप्टर या 3 चैप्टर है तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे 2 चैप्टर या 3 चैप्टर पढ़े। 1 चैप्टर पढ़कर भी काम चलाया जा सकता है। दूसरी चीज, क्वेश्चंस वही देखे जाने चाहिए जो ज्यादातर डिस्क्राइब हो या बड़े हो। छोटे क्वेश्चनों को याद करने के लिए टाइम तो उतना ही लगना है, आप याद भी कर लोगे, लेकिन वो एग्जाम में आए कोई जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी में ऐसा माना जाता है या बच्चों के सभी के सामने ये धारणा बनी हुई है कि जितने ज्यादा पेज भरोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे, लेकिन ये हर जगह सही नहीं है। क्योंकि कई बार या अधिकतर यूं कहा जा सकता है कि कभी कभी अच्छे लेक्चर्स जब चेक करने बैठ जाते हैं या वो अच्छे से उस कॉपी को देख लेते हैं तो वो आपके पेजेस नहीं, वो आपके कंटेंट देखते हैं। और कंटेंट आप डेप्थ ऑफ नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। आपके डेप्थ ऑफ नॉलेज वो तब आएगा जब आप पर क्वेश्चन पर यूनिट को ढंग से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। सीनियर और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर हो चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर हो, दोनों में चैप्टर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उस सिलेबस को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, आपको भी लगेगा कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है। लेकिन ये ध्यान रखना, सारी चीजें पढ़ी होने के बावजूद भी ऐसा देखा गया, मैं खुद भी मानता हूं कि 90 वालों के 50 प्लस तक ही रह जाती है और 60 वाले 90 क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि जो 90 क्रॉस करते हैं या 80 प्लस बनाते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मैं सीनियर में अच्छा पढ़कर आया हूं या मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है। ग्रेजुएशन में वही बच्चा सक्सेसफुल है जिसके पास पर्याप्त
और सिलेक्टेड मैटर है। पढ़ने के लिए सिलेक्टेड मैटर होना जरूरी है, ज्यादा मैटर होना जरूरी नहीं है। ज्यादा तो बहुत किताबों में पढ़ा है, आप उठाकर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए सेलेक्टेड और बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएं। तो डिस्कस करते हैं एक बार इनऑर्गेनिक को। इनऑर्गेनिक में 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो आपने पहले पढ़ रखी है, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। ये आपने वैसे अगर देखा जाए तो सीनियर के फर्स्ट चैप्टर की बात कर सकते हैं, जिसको आप ठोस अवस्था कहते हैं, उससे मिलता जुलता चैप्टर होगा ये। इस चैप्टर के अंदर आपको ठोस अवस्था में, जहां आपने वहां पर जब सीनियर में पढ़ा था तो उसके अंदर हमने इसके निविड़तम संकुलन क्षमता वगैरह निकाली थी, लेकिन यहां पर इनकी आयनिक त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या अनुपात, समन्वयी संख्या, इसके अलावा इसके आधार पर आयन अनुपात। आयन अनुपात से मतलब है जैसे CSCl या NaCl। NaCl में एक Cl कितने क्लोराइड से जुड़ा है, यानी एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से घिरा रहेगा, जिसका निर्धारण कैसे हो, और इसका पता हम आयनिक त्रिज्याओं से आराम से लगा सकते हैं। समन्वय संख्या के अलावा इसमें आपको एग्जांपल्स के रूप में NaCl, CSCl, CdCl2, MgCl2, कई ऐसे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस एक फर्स्ट यूनिट में एक सेकंड चैप्टर और भी है, जिसको आप नॉर्मली अगर मेरी तरह लैंग्वेज में कहें तो H बॉन्ड कह सकते हैं या वीक इंटरेक्शन कह सकते हैं। वीक इंटरेक्शन में हम दो प्रकार के बॉन्ड्स की डिस्कशन करेंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा वान डेर वाल्स फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक होता है अंतरा हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है अंतः हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। लेकिन वान डेर वाल्स फोर्स की अगर बात करें तो वहां 4 तरीके के वान डेर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं। ये हम पहले छोटे रूप में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस एक बड़ा क्वेश्चन आराम से बनता है। इसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी चैप्टर में है जो हमें पढ़ने हैं। अब मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए इसमें कोई तीसरा चैप्टर भी हो जो कि है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से इन दोनों में से आपको सेपरेट 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट 2 में सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करना है। सहसंयोजक बंध तो ठीक है, लेकिन आयनिक बॉन्ड जो है आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उसी को आपको डिस्कस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। साथ ही इसमें जो पढ़ने वाली बात है वो आप यूं कह सकते हैं कि VBT भी इसमें पढ़नी है, आपको MOT भी पढ़नी है, वेस्पर भी पढ़ना है, साथ ही आपको संकरण या हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना है। और इनमें से VBT, MOT और हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर को अगर छोड़ दिया जाए क्योंकि इसकी तो एप्लीकेशंस आती हैं। एप्लीकेशन इन द सेंस आपसे बॉन्ड एंगल में डिफरेंस लगा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 मॉलिक्यूल जिनमें एक ही हाइब्रिडाइजेशन है, उनके बावजूद उनके अंदर बॉन्ड एंगल डिफरेंट क्यों है, तो वो एप्लीकेशंस में आता है। तो वो एक पोर्शन है जो छोटा मोटा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको डिस्कस करा दिए जाएंगे एग्जाम में से पहले या ड्यूरिंग द चैप्टर। लेकिन मेजर क्वेश्चन जो बनता है वो MOT, VBT और संकरण से बनता है, क्योंकि संकरण में या हाइब्रिडाइजेशन में आपको डिस्कशन sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d,
sp3d2 d2sp3 sp3d3 इन सभी का करना है। प्लस आपको इनकी स्ट्रक्चर्स याद होनी चाहिए, वो अपन एक टेबल बना लेंगे इसी गोइंग और उसको निकालने का तरीका भी तुरंत सीख लेंगे। अब तक आप पाई बॉन्ड या लॉन पेयर्स सिग्मा बॉन्ड के जोड़ से पुराने टेक्निक से जो अपनी बुक्स में है उनसे देखते हैं, लेकिन अपन एक शॉर्ट तरीका देखेंगे जिससे इजी गोइंग आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जनरली जब आप कहीं बाहर जाते हैं या फिर कोई किसी केमिस्ट्री लेक्चर से मिलते हैं तो वो ज्यादातर ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता है I3 प्लस I3 माइनस ClO4 माइनस, इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछवाता है क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे नहीं जानते, लेकिन एक्चुअल में वो इसका रीजन है क्योंकि जब हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स पर डिपेंडेंस पढ़ी है और हमें उन मॉलिक्यूल्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर कितने हैं वो निकालना नहीं आ पाता है। इसकी बेटर तरीका एक छोटा हम एक मेथड है उसको पढ़ लेंगे, उससे पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएगा, साथ ही साथ इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनती हैं वो भी देखनी है। वेस्पर थ्योरी यहां हम इंक्लूड करके चलेंगे कि जब हाइब्रिडाइजेशन ये है उससे नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है और नॉर्मल स्ट्रक्चर होने के बावजूद हमें उन्हें पढ़ते क्या है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो जिनमें 5 बॉन्ड होते हैं उनके लिए आप sp3d यूज लेते हैं और उनके स्ट्रक्चर नॉर्मली बात करते हैं हम ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। लेकिन कई स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन भी यही है, स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है, लेकिन उसको हम लिखते टी आकार हैं। वो क्यों लिखते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। हालांकि ये चीजें आपने पढ़ी हो सकती है, ऐसा मना मैं नहीं मना करता, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सीनियर क्लियर करके आए हैं तो मेरा मानना ये है कि ऑलमोस्ट आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे भी, है ना। ये हुई सेकंड यूनिट की बात आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर एस ब्लॉक और उनके कुछ यूं कह सकते हैं यौगिक और पी ब्लॉक, ये कंबाइंड में पढ़ रहा है। अब यहां से आप चाहो तो एस ब्लॉक पढ़े चाहे पी ब्लॉक पढ़े, दोनों में से एक पढ़कर काम चला सकते हैं। एक होता है काम चलाना, एक होता है नॉलेज लेना। नॉलेज लेने के लिए दोनों पढ़े, काम चला के केवल नंबर लाने हैं, किसी एक को पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यौगिकों की बात करते हैं, यौगिकों में आपसे मैं बता दूं कि यौगिकों के लिए आप यूं कहेंगे कि सर हमने तो पहले भी पढ़े थे यौगिक, लेकिन यौगिक यहाँ पर NaCl छोटा सा कंपाउंड है, उसी के बारे में डिस्कशन है। ये नहीं, साथ ही साथ आपने जैव गुण भी पढ़े हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर सीनियर का, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें यहाँ पर इनकी जो जैविक क्रियाओं में उपयोगिता है उसको डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट है, बोरिंग जरूर लगता है लेकिन अच्छा है। यूनिट नंबर 4, अगर यूनिट नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें आता है पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स या पी ब्लॉक तत्व प्लस उसके यौगिक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें हम सभी जीनोन के यौगिक पढ़ेंगे, अंतर हेलोजन यौगिक पढ़ेंगे, इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स। अब इनमें क्या है, हेलोजन के साथ जब यौगिक बनाती है तो वो अंतर हेलोजन कंपाउंड कहलाते हैं, जैसे ClF3 IF7, इस तरीके के हम इसमें पढ़ेंगे और उनका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालेंगे। इसमें से एक मेजर क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ जीनोन एकमात्र इनर्ट गैस या एकमात्र उत्कृष्ट गैस जो कि उत्कृष्ट गैस होते हुए भी यौगिक बनाती है, जो कि वास्तव में उत्कृष्ट गैस होने के विरुद्ध है, लेकिन केवल एक ही जीनोन ऐसी है जो कि यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती है। इनके 4 या 5 यौगिक है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट यूनिट आपकी जो आती है वो आती है 5th यूनिट, जिसमें आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर
रसायन पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रसायन में जो आपने फिजिक्स में पढ़ा था 12th क्लास में, सीरीज का बनना या नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, उनके बारे में, साथ ही साथ 12th में रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में या रासायनिक बलगतिकी में हमने डिस्कस किया था, जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमने न्यूक्लियर रसायन के लिए भी या किसी रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए भी हमने क्या किया है, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था और उसी को हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करते हैं। इस तरीके से आपकी इनऑर्गेनिक की पूरी पर 5 यूनिट होती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में फर्स्ट यूनिट हाँ, तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट आपकी नॉर्मल या यूं कह सकता हूं साधारण कार्बनिक रसायन है। अब साधारण कार्बनिक रसायन क्या होता है, जो आपने 11th में पढ़ा था। 11th में आपने जब स्टार्टिंग में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उसके अंदर आपने कार्बन कार्बन के बीच में बंध यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी स्ट्रक्चर्स, ये कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का बनना, पाई बॉन्ड का बनना दिखाएंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, कितनी कितनी होती है, बढ़ती कब है, घटती कब है, कार्बन के या कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को डिस्कस हम इसमें करेंगे। प्लस इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, इसके अलावा हम यहाँ पर अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। अब अभिक्रिया के प्रकारों की बात करें तो अभिक्रियाओं के प्रकारों में जैसे योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं हैं, इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब पहला चैप्टर जो है वो एक नॉर्मल चैप्टर है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा चैप्टर ये पढ़ेगा जिसमें से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेरे हिसाब से आप यहां से इस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करें। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। इस सेकेंड यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है एल्कीन प्लस साइक्लोएल्केन। एल्केन और साइक्लोएल्केन्स में एल्केन बनाने की विधियां, उनके भौतिक गुण और साथ में इनकी अभिक्रिया, साथ ही साथ साइक्लोएल्केन में भी सेम तीनों चीजें हमें पढ़नी है। तो ये ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, पोर्शन बड़ा है ये वाला जो आपने 11th में पढ़ा था, लेकिन वहां हमने गिनी चुनी बुर्स अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शंस वगैरह पढ़ी थी। यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लेवल हाई करके पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो एक नंबर ऑफ रिएक्शंस है वो ज्यादा होंगे। प्लस इसी के अंदर हम दूसरी यूनिट की अगर बात करता हूं तो वो दूसरी यूनिट सेकंड यूनिट में जो सेकंड से नेक्स्ट चैप्टर है वो है एल्कीन का। एल्कीन, एल्का, डाइईन और साइक्लोएल्कीन, इस चैप्टर को हमें डिस्कस यहां करना होगा। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, एल्काडाइन में 1,3-ब्यूटाडाइन आपने पढ़ा होगा पहले, उसी को हमको यहाँ डिस्कस करना है। उसके बनाने की विधि, जिससे अगर अभिक्रिया जिसको अपन कहते हैं, उसके फॉर्मेशन, इसके थ्रू हम इससे की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। बात आती है नेक्स्ट यूनिट की, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हम एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिकता के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सबसे सेक्रेड पोर्शन है, बाकी सब में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलिफेटिक्स है, हम यहाँ पर एरोमेटिक को अलग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपने 11th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और 12th में भी लगभग कुछ पोर्शन हमारे पास आता है। अब ध्यान देने कि यहाँ ये एरोमेटिकता जो है, इसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे डिस्कस, स्पेशली जो करना चाह रहे हैं। एरोमेटिक किसे कहते हैं, जो कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जो आपने पढ़ा था कि हकल रूल, डिवाई हकल रूल जो है या नियम जो है, उस
को फॉलो करने वाले सभी एरोमेटिक होते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। इसको डिस्कशन करेंगे एक यूनिट बनती। एक मिस्टेक मुझसे हुई है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड यूनिट जो है वो थोड़ा सा मेरे माइंड से डिस्प्लेस हो गई थी, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर समायता। समावयवता की अगर मैं बात करूं तो समावयवता में अभी तक आप संरचनात्मक समावयवता पढ़ रहे थे। जिसमें श्रृंखला समावयवता या जो कहें हम स्थिति समावयवता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, ट्यूटोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, इसको डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो है त्रिविम रसायन की बात या त्रिविम समावयवता की बात। और त्रिविम समावयवता में हमें पढ़ने हैं संरूपण, ज्यामितीय समावयवता, इसको डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आपने इसको पहले पढ़ रखा है। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इसलिए सेकंड यूनिट को मेरे माइंड से स्लिप हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। यूनिट नंबर 3rd 4th होने के बाद लास्ट एक यूनिट जो बचती है, यूनिट नंबर 5। उस यूनिट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स जो आपने 12th में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सेकंड बुक का पहला था वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम यहाँ पर एल्किल हैलाइड के बारे में। एल्किल हैलाइड की 2 अभिक्रियाएं दोबारा से SN1 और SN2 के बारे में। तो इसको डिस्कशन करने के बाद ये 5 यूनिट पूरी होती हैं। अब बात फिर दोबारा से आती है लास्ट बची हुई बुक जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट्स को फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें डेरिवेशंस आते हैं, इजी गोइंग हो जाता है, नंबर मार्किंग अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं। कई स्टूडेंट ये मानते हैं, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट ये मानते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल आते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की तो उसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेरिवेशंस आते हैं और अच्छे डेरिवेशंस आते हैं। हालांकि आपने पढ़ रखी है पहले तो ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसमें फर्स्ट यूनिट जो आएगी वो होती है गणितीय अवधारणा या मैथमेटिकल गणितीय अवधारणा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको ये यूनिट मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से वो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं और मेरा भी टाइम बच जाएगा, सही है ना। तो गणितीय अवधारणा में आप अवकलन जो छोटे मोटे साइन एक्स कॉस एक्स इनके अवकलन प्लस समाकलन प्लस नंबर सिस्टम्स, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको क्रमचय समचय और ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हम इस चैप्टर को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अच्छा डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसी के साथ इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है वो है द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था एक ऐसा चैप्टर है जो आपने शायद 11th में भी नहीं पढ़ा और 12th में भी नहीं पढ़ा। बहुत से ऐसे कहते हैं कि ये सर विलियन वाला चैप्टर हमने पढ़ रखा, नहीं, विलियन वाला चैप्टर इस चैप्टर से डिफरेंट है। लिक्विड्स या द्रव कहते किसे हैं, द्रव की अवस्था क्या होती है, इसके अलावा टेम्परेचर के अनुसार कितने प्रकार के द्रव हो सकते हैं, द्रवों में कैसे ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। शायद मेरे हिसाब से आपने ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि कांच जिसको आपने अतिशीतल द्रव मान रखा है उसकी भी अंदर 3 छोटी अवस्थाएं होती हैं। कोई बर्फ पिघलने से पहले या पानी बनने से पहले एक नई बीज की अवस्था से होकर गुजरती है, उस चीज को हमें यहाँ डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ गैसीय अवस्था का एक मात्र चैप्टर है, एक मात्र पूरी बड़ी यूनिट है। और इस गैसीय अवस्था के अंदर आपको पढ़ना है मैक्सवेल का नियम।
मैक्सवेल ने गैसीय वितरण का सबसे बड़ा मॉडल दिया था। हालांकि फिजिक्स में उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है, थर्ड ईयर में भी पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ हमें छोटा सा ही पढ़ना है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंतर्गत एक बड़ा डेरिवेशन या एक फॉर्मूला और उसके पोस्टुलेट्स आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। प्लस गैसीय अवस्था वाले चैप्टर में माध्यम वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, औसत वेग, इनके डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं, उनके बीच में कोरिलेशन पढ़ना है। प्लस आपको आदर्श गैस समीकरण और वान डेर वाल्स गैस समीकरण पढ़ने हैं, अवस्था समीकरण पढ़ने हैं और समानित अवस्था समीकरण के बीच में रिलेशन निकालना है। अब ये दो चीजें आपके पास नहीं आएंगी, अवस्था समीकरण और समानित अवस्था समीकरण, इसको अपने यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आराम से। नंबर 3 की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर ठोस अवस्था दोबारा से आता है। अब सर कहेंगे कि आपने तो पहले भी फर्स्ट यूनिट में भी या इनऑर्गेनिक में पढ़ाया था ठोस अवस्था या अनिक ठोस, ये अलग डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, इसके अंदर हम थोड़ा सा क्रिस्टल जो लेटेस्ट आपने या ठोस अवस्था जो 12th में पढ़ा था उसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि क्यूब में या घनीय संरचना में या जितनी 7 क्रिस्टल हमने पढ़े उनमें और क्या हो सकता है, उसको काटा कैसे जाए, उसमें सिमेट्री कैसे देखी जाए, उसके बारे में हमें इसको डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 4 के अंदर फिर हम दोबारा से उन्हीं छोटे इंटरेक्शन फोर्सेस के बारे में और उनके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देंगे। और लास्ट 5वीं यूनिट जो आपकी है वो रासायनिक बलगति की, जो आप पहले पढ़ते आए थे, तो यहाँ आपने पहले पढ़ा है 12th में रासायनिक बलगति की वही चैप्टर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के साथ साथ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन भी करेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो होती है जनरली नॉर्मल ये सर जैसा फर्स्ट ऑर्डर है वैसे सेकेंड ऑर्डर, लेकिन आप यूं मान के चलें कि हम अगर मान लीजिए ऑर्डर की बात करते हैं तो हम कहते हैं a - x to the power n और इसको यहाँ दो लगाऊं तो ये हो जाता है 2। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर यही होती तो बात ठीक थी, लेकिन a - kx और b - kx ये भी तो सेकेंड ऑर्डर ही है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग हमें क्या निकालने हैं, डेरिवेशंस निकालने हैं। साथ साथ इसके अंदर हमें पुरानी सारी चीजें जिसको आप आरएनएस थ्योरी कहते हैं, कोलिजन थ्योरी कहते हैं, वो सारी चीजें भी हमें इसको डिस्कस करनी है। तो होप सो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरा मानना ये है सिलेबस कितना ही बड़ा हो या कितना ही जाना पहचाना हो, लेकिन हर चीज को अगर नए तरीके से नए उत्साह के साथ पढ़ा जाए और उसको समझा जाए तो हर बार कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। मैं पिछले 10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ। जयपुर के बड़े ब्राइट मून गर्ल्स कॉलेज में भी पढ़ाया है, अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज जो कि हिंडौन सिटी में हमारे कार्यक्षेत्र के आसपास ही है उसमें भी पढ़ाया है। वर्तमान में अग्रवाल शिक्षण संस्थान या अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज में कार्यरत हूँ। और इतने सालों में मैंने एक ही बात सीखी है, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को वही चीज रिपीट कर करके पढ़ा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतने सालों में पढ़ाते हो, आपको सारी चीजें याद हो गई है, लेकिन मैं हर बार उस टॉपिक को, हर बार उस चीज को दोबारा से नए सिरे से नए उत्साह के साथ पढ़ना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर आपकी वो क्लास होगी जिसके अंदर आपको हर चीज पुरानी जानी पहचानी लगेगी और यहीं जाकर हम धोखा खाते हैं और यहीं जाकर हमें अपने आप पर घमंड आ जाएगा कि हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, अब तो यही पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे और मैं तो टॉप कर जाऊंगा। लेकिन क्या आपका धोखा है? और मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको यही सलाह दूंगा कि आप ये मान के चलें फर्स्ट ईयर आपके लिए पहली बार है, बहुत हार्ड है, अच्छे से मेहनत करें और अच्छे नंबर लाएं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो गंगापुर के नाम के स्टूडेंट्स का परचम लहरा है, तो वो उन बच्चों में हमारी कॉस्मोस बीएससी फैकल्टीज का पूरा योगदान हो और बच्चों का नाम रोशन हो और उनके नीचे लिखा हो कि कॉस्मोस क्लासेस से पढ़े हुए बच्चे हैं। धन्यवाद।